जय माँ सरस्वती। आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी, जोधपुर सूर्य नगरी ब्लू सिटी, जिसे आप नीली नगरी के नाम से जानते हैं, राव जोधा की धरती, उस धरती से साथियों एचपीएस स्पेस एजुटेक यूट्यूब चैनल आपका ये भाई चला रहा है। और साथियों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ मेरा विद्यार्थी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा मित्र जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे उसमें जनरल नॉलेज, जनरल दोस्तों हिंदी और जनरल साइंस, कोई भी चैप्टर हो दोस्तों, मैं आपका पूरा प्रयास करूंगा मार्गदर्शन करने का। जहां कहीं सुधार हो दोस्तों, जरूरत हो सुधार की, आप मुझे सुझाव दें। मैं इसमें पीसीएस तक का दोस्तों आपको मैटर देने का प्रयास करूंगा और उसमें पूरा पूरा सुधार करूंगा। थैंक यू। आपसे दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस भाई का हौसला बढ़ता रहे और साथियों में आगे से आगे बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अपन बात करेंगे आज एचपीएस एजुटेक चैनल। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़े तो मेरे भाइयों यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड खड़ा कर सकें। थैंक यू। चलिए, और आप दोस्तों हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं एचपीएस एजुटेक सोनी सर के नाम से, और इंस्टाग्राम आईडी हनुमान सोनी 2505 पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलो, हम पढ़ रहे थे दोस्तों हिंदी, और आज हिंदी की व्याकरण की सिस्टमेटिक ढंग से शुरुआत करेंगे। 3 क्लास दोस्तों मैंने आपको दी थी, जिसमें हिंदी भाषा का उत्पत्ति कैसे हुई, विकास, परिचय सब दिया, व्याकरण का परिचय दिया आपको, संविधान में हिंदी की और भाषाओं की क्या स्थिति है कल मैंने आपको बताई। आज अपन व्याकरण से शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आज अपन बात करेंगे दोस्तों वर्ण विचार। किस पर बात करेंगे? वर्ण विचार। ढंग से समझना वर्ण विचार क्या होता है क्या नहीं। दोस्तों, व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। व्याकरण के कितने अंग माने गए हैं? मुख्य रूप से 3 अंग माने गए हैं, जिसमें साथियों सबसे पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है साथियों शब्द, और तीसरा होता है मेरे भाइयों वाक्य। ध्यान रहे, मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूं साथियों, मैं हिंदी का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं स्वयं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, और मेरा एक सपना है भाई बहनों का मार्गदर्शन करने का, ताकि एक समझाने का एक उचित तरीका, एक अध्यापक का उचित मार्गदर्शन किसी भाई बहन को मिले और उसको फायदा हो। तो इससे ज़्यादा मुझे कोई शांति नहीं चाहिए। तो साथियों, अगर कोई मान लो कोई मात्रा वगैरह में आपको थोड़ा गलत लग रहा हो तो साथियों ध्यान रहे, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड क्लास है और कम समय में ज्यादा मैटर देने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको कोई थोड़ा लगे तो आप कमेंट कर देना, या आप थोड़ा खुद कॉमन सेंस रखना, ये टीका टिप्पणी ना करें मेरे भाइयों। तो पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, और तीसरा है मेरे भाइयों वाक्य, जिनमें से आज अपन बात करेंगे वर्ण की। वर्ण क्या होता है क्या नहीं, इसके आधार पर अपन बात करेंगे, लेकिन सामान्य सा परिचय मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है, उस ध्वनि को जैसे ही अपन लिपिबद्ध कर देते हैं या लिख देते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण। आपसे सवाल पूछ लेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। और ध्वनि दोस्तों आपको पता है हमारे मुख से निकलती है, और उस ध्वनि का लिखा हुआ रूप क्या कहलाता है? वर्ण। तो आपको समझ में आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या व्याकरण का सबसे मौलिक अंग या छोटा अंग कौन सा हुआ? वर्ण। और वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखा हुआ रूप। सब समझ में आ गया दोस्तों। लेकिन इस वर्ण का दोस्तों अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि जैसे देखो ध्वनियां हैं, ये क, म, ल, ये अलग से ध्वनियां हैं दोस्तों, तो इसका अलग से कोई अर्थ नहीं होता। जैसे ही ये वर्ण मिल जाते हैं और एक अर्थ देने लगते हैं तो दोस्तों उनको शब्द कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है? ध्वनियों का लिखित रूप। कंसेप्ट क्लियर? चलो, अब दोस्तों देखो शब्द, वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक का मतलब है अर्थ सहित, यानी वो समूह जो एक अर्थ दे और वर्णों से बना हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे दोस्तों देखो, क, अ, म, अ, ल और अ, ये दोस्तों ध्वनियां हैं, इसका अलग से कोई अर्थ नहीं। इनको मिलाया तो क्या बना? कमल। तो दोस्तों ये कमल जो है यह एक शब्द हो गया। क्यों? क्योंकि कमल ध्वनियों का पहली बात तो समूह है, दूसरी बात दोस्तों उसका अर्थ हमें पता
चलता है। क्या अर्थ? जैसे ही आपने कमल देखा तो आपके मन में सीधा एक विचार आया कि या तो कमल का पुष्प हो सकता है या कमल किसी लड़के का नाम हो सकता है, तो एक अर्थ मिल गया, तो वो हो गया दोस्तों शब्द। तो दोस्तों ध्यान से सुना, भाषा की सबसे छोटी इकाई या मौलिक इकाई या प्रारंभिक इकाई वो तो है वर्ण, लेकिन आपको पूछे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो शब्द है। और दोस्तों अर्थ के आधार पर भाषा की दो इकाई है, शब्द और वाक्य, क्योंकि वाक्य के माध्यम से भी अर्थ पता चलता है। जैसे दोस्तों एक वाक्य है कमल सो रहा है और एक वाक्य है कमल खिल रहा है। तो कमल खिल रहा में आपको कमल का अर्थ मिल रहा है पुष्प के रूप में, और कमल सो रहा है में आपको अर्थ मिल रहा है कमल एक लड़के के नाम के रूप में। तो इसका मतलब शब्द और वाक्य दोनों ही हमें अर्थ देते हैं। तो अर्थ के आधार पर इकाइयां कितनी हुई व्याकरण की? 2, या अंक कितने हुए? 2, शब्द और वाक्य। लेकिन दोस्तों आपको पूछे व्याकरण का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वाक्य है। और आपको पूछे कि भावार्थ के आधार पर, ध्यान से सुना, भावार्थ यह दोस्तों क्या है? भाव प्रदान करता है। वाक्य के माध्यम से हमें किसी भी वस्तु या चीज का भाव पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे कमल सो रहा है तो हमें पता चल गया, भाव प्रकट हो गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो भावार्थ के आधार पर वाक्य की सबसे छोटी इकाई या छोटा अंग वाक्य है। तो कंसेप्ट क्लियर। और अगर सामान्य रूप में पूछे कि व्याकरण का सबसे बड़ा अंग इकाई कौन सी है, तो वाक्य। चलो ये तो दोस्तों अंग के बारे में हो गया। अब अपन बात करेंगे केवल एंड केवल वर्ण विचार की, या वर्ण क्या है। तो देखो अब वर्ण क्या है आपको पता चल गया। दोस्तों वर्णों का शुद्ध उच्चारण, परिभाषा लिख लेना आप, शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लेखन करना, शुद्ध लेखन व शुद्ध वाक्यों में शुद्ध प्रयोग करना ही क्या है मेरे भाइयों? वर्ण विचार है। सामान्य रूप में आप ध्यान रखें कि वर्णों का शुद्ध उच्चारण में अपन वो पढ़ते हैं कि वर्णों का उच्चारण यानी कंठ से, तालु से, मुख से कहां से उच्चारण होता है, शुद्ध उच्चारण कैसे होता है, वर्णों का शुद्ध लिखते कैसे हैं, शुद्ध प्रयोग कैसे करते हैं, इन सभी का अध्ययन ही वर्ण विचार है। कंसेप्ट क्लियर। चलो अब दोस्तों देखो वर्ण के दोस्तों 2 भाग होते हैं। वर्ण के कितने भाग होते हैं? 2। कौन कौन से मेरे भाइयों? देखो वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मेरे भाइयों स्वर, और दूसरा है मेरे भाइयों व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है मेरे भाइयों? देखना, मानव के मुख से दोस्तों जो वाग यंत्र है, बोलने का जो ध्वनि जहां से प्रकृति उसे कहते हैं वाग यंत्र, और प्राण वायु दोस्तों फेफड़ों से बाहर आती है। तो वाग यंत्र से ध्वनि का रूप लेती है। तो ध्यान रखना, फेफड़ों से निकलने वाली वायु वाग यंत्र से बिना किसी अवरोध से बाहर आ जाए या कोई उस पर बाधा नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा? स्वर। यानी वो ध्वनि जिनको उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़े और वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाए, तो उसे अपन कहेंगे स्वर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यानी रिपीट कर रहा हूं, वो ध्वनियां जिनके उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़े, वो ध्वनियां स्वर कहलाती है मेरे भाइयों। कंसेप्ट क्लियर। चलो अब दोस्तों ये परिभाषा थी, ध्यान से सुना, ये परिभाषा थी स्वरों की। लगे हाथों आपको इसकी भी परिभाषा बता देते हैं। दोस्तों व्यंजन क्या होते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं वोवेल और इन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट, यह ध्यान रखना। अब दोस्तों व्यंजन क्या होते हैं? प्राण वायु से निकलने वाली वायु जब वाग यंत्र से किसी अवरोध के कारण टकरा कर निकले या जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनियों का सहारा लेना पड़े, वो स्वतंत्र नहीं हो, तो उसे कहेंगे अपन व्यंजन। सामान्य रूप में अपन परिभाषा देते हैं दोस्तों कि स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। कंसेप्ट क्लियर साथियों? चलिए अब देखो सुनना, अभी अपन एक एक पर बात करेंगे। हिंदी में दोस्त ये स्वर और व्यंजन सभी क्या होते हैं?
वर्ण। वर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना। स्वर में दोस्तों हलंत नहीं लगेगा, जबकि व्यंजन में स्वर शामिल होते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, ऐसे। यह इसमें जब स्वर मिल जाता है तो पूर्ण लिखा जाएगा। यह दोस्तों स्वर रहित है। अब सुनना, हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखें, हिंदी भाषा जो है संस्कृत की जल्दी से पैदा हुई है। ध्यान रखना, संस्कृत में स्वरों की संख्या है 13 और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो देखो, हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। कौन कौन से मेरे भाइयों? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। यह दोस्तों ध्यान रखना, टोटल हिंदी में कितने स्वर है मेरे भाइयों? 11। अ, आ, ई, उ, री, ये बड़े ऊ के बाद में दोस्तों री आती है, ध्यान रखना। यहां पर आएगी री, ऊ, उसके बाद में री, ये गलत लिख दिया, ध्यान रखना, यहां पर आएगी ये री, ए, ऐ, ओ, औ। अब दोस्तों इन स्वरों के साथ में मात्रा जुड़ी हुई है, तो अभी थोड़ा लगे हाथों अपन बात करेंगे मात्रा भी क्या होती है, लेकिन सुनिएगा पहले। अब दोस्तों यह तो हुई स्वरों की संख्या। अब अपन पढ़ेंगे व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या तो सामान्य रूप में दोस्तों हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 33। कौन कौन से दोस्तों? क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक 25 व्यंजन। उसके बाद में यर, लव, सह, कुल मिलाकर 25 और 8 33 होते। तो क से लगाकर मैं तक, और दोस्तों य से व, और स से ह, यह कुल मिलाकर के 33 व्यंजन हुए। हम सब बात करेंगे दोस्तों वर्णों की, आप विश्वास रखें। तो ये कितने हुए टोटल? 33। तो दोस्तों 33 और 11 कितने हुए? 44। तो आपको पूछ ले कि सामान्य हिंदी में वर्ण कितने हैं, या मौलिक वर्ण या सामान्य वर्ण कितने हैं? तो 44 वर्ण है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। लेकिन आपसे पूछे मेरे भाइयों कि देवनागरी लिपि में मानक हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो वहां पर आपका उत्तर गलत हो जाएगा। वहां पर आपका उत्तर होगा 56 वर्ण है। कितने वर्ण है मेरे भाइयों? 56 वर्ण है। तो वो कैसे, उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं, विश्वास रखेगा। मूल हिंदी में या सामान्य वर्ण कितने हैं? 44। लेकिन दोस्तों आपसे पूछे मानक वर्ण कितने हैं देवनागरी लिपि में, तो 56 है। तो देखो कैसे, एक एक चीज को समझते चले साथियों, ध्यान रहे। पहले तो हो गए दोस्तों 44 वर्ण, जिसमें 11 प्लस 33 व्यंजन और स्वर। उसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं 2 अयोगवाह ध्वनियां। अयोगवाह ध्वनियां क्या होती है, ये अभी क्लियर कर देते हैं। अयोगवाह ध्वनि या वर्ण, यह क्या होते हैं दोस्तों? आप 12 कड़ी में पढ़ते हैं अंग और अह, ध्यान रखना, अंग और अह, जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। यह दो ध्वनियां अयोगवाह ध्वनियां कहलाती है। क्यों? अयोगवाह का मतलब है कि यह ऐसी ध्वनियां हैं जो व्यंजनों के साथ में नहीं जुड़ती या व्यंजन के साथ में जुड़कर वहन नहीं होती। कहने का मतलब इन ध्वनियों का प्रयोग स्वरों के साथ में होता है, व्यंजनों के साथ में नहीं। यानी ये इसमें दोस्तों स्वर पहले शामिल रहेगा, स्वर के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। तो कहने का मतलब अलग से व्यंजन के साथ में जुड़कर ये प्रयोग में नहीं आती। तो ये दो ध्वनियां अयोगवाह ध्वनियां कहलाती है। कितने हो गए मेरे भाइयों? 46। आगे देखो 4 दोस्तों संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण वो कौन से? देखो
संयुक्त वर्ण जिसमें दोस्तों कक्ष, यह दोस्तों क्या है, आप दोस्तों इसे सत्रीय स बोलते हैं ना, कक्ष। आगे अपन बात करेंगे ये किससे मिलकर बना है, किससे नहीं, ध्यान से सुना। इसे दोस्तों कक्ष कहते हैं। दूसरा त्र। तीसरा मेरे भाइयों ज। यह ज है मेरे भाइयों, आप ज बोलते हो ना, ज है। और अगला देखना, यह है मेरे भाइयों स्र। ध्यान रखना, यह क्या है, स्र। यह चारों ध्यान रखे मेरे भाइयों, क्या है, चार संयुक्त वर्ण है। अपन इसका लगे हाथों आपको बता देते हैं दोस्तों। देखो यह क्या है, क अलंत प्लस स हलंत प्लस अ स्वर मिल करके क्या बनता है, कक्ष। क्या बनता है साथियों, कक्ष। तो इसका स्थान बारखड़ी में कहां पर आएगा दोस्तों, क और ख के बीच में, क और ख के बीच में आएगा। ध्यान रखे, क हलंत है, स हलंत है, षटकोण वाला है साथियों। और अ कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है मेरे भाइयों, क प्लस स हलंत मिलता ही नहीं है, क्योंकि जब हलंत नहीं होगा तो ये अ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, यह क स से मिलकर बना है, क और ख के बीच में आएगा। चलो, और दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा हिंदी वर्णमाला अनुस्वार से शुरू होती है, इसे अनुस्वार की ध्वनि। दोस्तों देखो, यह जो ध्वनि है ना, यह मात्रा, यह मेरे भाइयों अनुस्वार कहलाती है, अनुस्वार है, ध्यान रखना, अनुस्वार। और यह जो है विसर्ग, यह विसर्ग कहलाती है दोस्तों, ध्यान रखना, विसर्ग। यह एक संस्कृत की ध्वनि है, विसर्ग जो है एक संस्कृत की ध्वनि है। और हिंदी में दोस्तों इसका उच्चारण ह के समान होता है, ह। ऐसे ध्यान रखना, ह के समान, यह कंठ से निकलती है, इसलिए थोड़ी भारी ध्वनियां ह के रूप में, थोड़ा ध्यान रखें। चलो, तो इसको भी कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। अब देखो त्र, इसका ऑपरेशन करें। यह दोस्तों त प्लस र प्लस अ, या ऐसे बोल सकते हो आप, त प्लस र, तो यह क्या बन जाता है, त्र। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह त र हलंत और ऐसे मिलकर है, त और र पूरा है, क्योंकि अ इसमें शामिल हो गया, तो यह त्र कहलाता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग कहां पर होगा, त और थ के बीच में होता है दोस्तों, ध्यान रखना, यह आप भूलना मत। चलिए, तीसरा है दोस्तों ज। ध्यान रखना, ज प्लस य प्लस अ। और दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज प्लस य, तो क्या कहलाएगा, ये ज। क्या होगा मेरे भाइयों, ज होगा। और इसका प्रयोग छोटा ज जिसे अपन कहते हैं दोस्तों जहाज के रूप में, और बड़ा ज जिसे अपन झंडे के रूप में प्रयोग करते हैं, इन दोनों के बीच में इसका प्रयोग होता है दोस्तों बारकड़ी में। और चौथा है दोस्तों श्रवण वाला स, इसे अपन श्रवण से बोलते हैं। ध्यान रखना मेरे भाइयों, स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, अपन ऐसे भी कह सकते हैं, स प्लस र, इसे बोला जाता है मेरे भाइयों स्र। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। चलो, अब देखिएगा कुल कितने ध्वनि हुई दोस्तों, ध्यान रहे मेरे भाइयों, ये आपके हो गए दोस्तों 44 और 2 46 और 4 50। फिर दोस्तों दो ताड़न जात वर्ण, ध्यान से सुना, इनको ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं, उत्सिप्त वर्ण भी कहते हैं। ध्यान रखना, उत्सिप्त या फेंके हुए वर्ण भी कहते हैं, फेंके हुए वर्ण। यह दोस्तों हिंदी में दो वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग देखो कैसे होता है, अड़, अड़ या दोस्तों अड्ड के रूप में, अड्ड के रूप में, इसे अड़ या अड्ड बोला जाता है। यह दो दोस्तों वर्ण होते हैं जो वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं, सॉरी शब्द के बीच में प्रयोग होगा दोस्तों, शब्द की शुरुआत में इनका प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखिएगा, इन्हें फेंके हुए वर्ण कहते हैं। तो यह दो अलग है दोस्तों, ड और ढ के बीच में इनका प्रयोग होता है, यह अलग है, अड़ और अड्ड कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये कुल कितने हो गए, 50 और 2 52। अब दोस्तों देखिएगा, कुल हमने बोला 56 वर्ण है, तो 44 और 2 46 और 4 50 और 50 और 2 52।
तो 4 वर्ण और कौन से रह गए जिनका दोस्तों अपन बात करेंगे। ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला में टोटल माने जाते हैं 56 वर्ण। तो और कौन से वर्ण बचे जिनका प्रयोग दोस्तों हमने नहीं किया, तो ध्यान रहे हाँ दोस्तों देखिएगा, बिल्कुल 4 वर्ण जो है मेरे भाइयों वो अपन विदेशी वर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन कौन से देखिएगा, 4 वर्ण कौन से हैं, विदेशी वर्ण है। और इनमें कौन से होते हैं दोस्तों जो अपन एनसीईआरटी के बेस पर प्रयोग करते हैं, विदेशी वर्ण। विदेशी वर्णों में दोस्तों 3 तो व्यंजन, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 तो व्यंजन और दोस्तों 1 स्वर। देखो कौन कौन से, सबसे पहले ख, दूसरा ज और तीसरा दोस्तों फ। और ध्यान रखना 1 स्वर है मेरे भाइयों जिन्हें अपन ओ, आगत स्वर, आगत स्वर। दोस्तों ध्यान रखना इन वर्णों को अपन जो है आगत वर्ण, आगत वर्ण भी कहते हैं। आगत वर्ण यानी विदेशी भाषा से आए हुए वर्ण है। इन वर्णों का प्रयोग ज्यादातर दोस्तों विदेशी शब्दों में होता है। ध्यान रखना ख, ज, फ। एनसीईआरटी में ये 3 ही है, बाकी दोस्तों एक और है क, इसका भी प्रयोग होता है। लेकिन एनसीईआरटी में ये 3 वर्ण, व्यंजन और 1 स्वर का प्रयोग होता है। ये अग्रहित स्वर, विदेशी स्वर, आगत स्वर माना जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 44 और 2 46 और 4 50, 2 52 और 4 56, कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में 56 वर्ण माने जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। चलिए यह तो हुई वर्ण। अब दोस्तों देखिएगा एक एक बात को समझते चले। दोस्तों अभी अपन आगे पढ़ना होगा मात्रा। तो ध्यान रखें, मैं आपको पहले बता दूं मात्रा क्या होती है। दोस्तों वर्ण के उच्चारण करने में लगने वाला जो समय है वो कहलाता है मात्रा, यानी वर्णों के उच्चारण में लगा समय। ध्यान रखना, वर्णों के उच्चारण में लगा समय। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि वर्णों के उच्चारण में लगा समय यह क्या कहलाता है मेरे भाइयों, मात्रा कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। और दोस्तों मात्रा जो है कुल मिलाकर के 2 प्रकार की होती है। ध्यान रखना, जिनमें 1 मात्रा काल का समय लगता है वो 1 मात्रिक, यानी जिनमें 1 क्षण का समय लगता है वो 1 मात्रा। दोस्तों 1 मात्रा, और 1 मात्रा का जो चिन्ह होता है वो होता है खड़ी पाई के समान ऐसा। और जिसमें दोस्तों 2 क्षण का समय लगता है वो 2 मात्रा, यानी डबल समय लगता है। तो ध्यान रखना 2 मात्रा, द्विमात्रा कह सकते हैं अपन इसे दोस्तों, द्विमात्रा। ध्यान रखना इसका जो चिन्ह होता है वो दोस्तों ऐसे होता है। और मात्रा के आधार पर जब अपन आगे स्वर पढ़ेंगे तो पलुत स्वर, जिसमें दोस्तों 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है तो इसे पलुत स्वर भी कहते हैं, पलुत कहते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। मात्रा जिनमें चिन्ह 1 मात्रा का ये खड़ी पाई, 2 मात्रा का दोस्तों एस का आकार का चिन्ह होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखो हमारे दोस्तों मात्रा किसकी होती है, स्वरों की मानी जाती है। तो मैं आपको, मात्रा हमेशा स्वर की होती है दोस्तों। तो देखो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कुल 11 स्वर दोस्तों। एकमात्र स्वर है अ, जिसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। लगभग ये सभी वर्णों में शामिल रहता है दोस्तों, इसलिए अ को एक उदासीन स्वर कहते हैं। तो कभी आपसे पूछ लेगा कि उदासीन स्वर कौन सा माना जाता है, तो दोस्तों यह कहते हैं अपन अ को। क्यों? क्योंकि अ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती है, एकमात्र स्वर है। इसकी दोस्तों मात्रा क्या होती है, ध्यान रखना, यह मात्रा है दोस्तों। ध्यान रखना, मैं बता देता हूं आपको। आ की मात्रा जो है वो यह है आ।
फिर दोस्तों ध्यान रखना, इसकी जो मात्रा होती है वो ऐसी होती है। जब ये दोस्तों व्यंजनों में प्रयोग होता है स्वर, तो कैसी मात्रा लगती है, वो ऐसी है। और दोस्तों इसकी जो मात्रा है वो ध्यान रखना ऐसी है। उसके बाद में दोस्तों इसकी जो मात्रा है वो ध्यान रखना मेरे भाइयों ऐसी है, ध्यान रखना ऐसी है दोस्तों, ऐसी ध्यान रखना ऐसी लगेगी। और ये ऊ की जो मात्रा होती है उसकी दोस्तों ऐसी लगती है, ध्यान रखना। इसकी जो मात्रा है वो दोस्तों ऐसी लगती है। ये ए है दोस्तों, लेकिन इसकी मात्रा एक डंडे वाली लगेगी जब साथ में जुड़ेगा। इसकी मात्रा दोस्तों 2 होगी। इसकी मात्रा ध्यान रखना मेरे भाइयों 1 होगी, और उसकी मात्रा दोस्तों 2 होगी। यह दोस्तों इसकी क्या है, स्वरों की मात्राएं हैं। तो मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए आराम से समझे मेरे भाइयों, कहीं नहीं भागना है, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बस मेरा यही मानना है। चलो तो दोस्तों ये तो हुई मात्राएं। अब दोस्तों ध्यान से सुना, आगे बात करें अपन, तो देखो हम पढ़ रहे हैं अब स्वर। स्वर और स्वर हमने पढ़ लिया, स्वर क्या होता है, कितने होते हैं ये पढ़ लिया। याद रखें हिंदी में 11 स्वर होंगे, संस्कृत में 13 होगा, और दोस्तों अंग्रेजी में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, वो बाद की बातें हैं। हमें पढ़ना है स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स। तो वर्गीकरण पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखना स्वरों का वर्गीकरण। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर होते हैं, तो देखो पहले अपन दोस्तों इसके आधार देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण किस बेस पर होता है, तो समझिएगा। देखो पहला है दोस्तों मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर पढ़ते हैं, मात्रा के आधार पर ध्यान रखें। मात्रा के आधार पर दोस्तों, मात्रा क्या होती है मैंने बता दिया, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। तो दोस्तों उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बोला है, तो वर्णों मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन से? पहला दोस्तों होता है एक मात्रिक स्वर, जिनमें एक मात्रा काल का समय लगता है, वो एक मात्रिक है। और दोस्तों दूसरा है द्विमात्रिक स्वर, जिनमें दोस्तों 2 मात्रा काल का समय लगता है, वो द्विमात्रिक कहलाते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? चलो अब दोस्तों एक मात्रिक स्वरों के अलग अलग उपनाम है। ये छोटी मात्रा वाले होते हैं, इसलिए दोस्तों इनको कहते हैं हरिस्व। क्या कहते हैं दोस्तों? हरिस्व स्वर कहते हैं, ध्यान रखना हरिस्व। दूसरा दोस्तों इनको ध्यान रखना लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? लघु स्वर। दूसरे दोस्तों इनको छोटे स्वर भी कहते हैं, छोटे स्वर। तीसरा मेरे भाइयों इनका खंडन नहीं होता, तो ये अखंडित स्वर भी कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ ले तो इनको मौलिक स्वर भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले यही स्वर आते हैं, तो इनको मौलिक स्वर भी कहते हैं, मौलिक स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें एक मात्रिक, हरिस्व, लघु, छोटे, अखंडित, मौलिक, यह है एक मात्रिक। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। तो आखिर वो है कौन से, कितने हैं? तो दोस्तों हिंदी में ऐसे स्वर हैं 4। कौन कौन से? पहला अ, दूसरी ई, तीसरा उ, और दोस्तों चौथा री। यह दोस्तों ध्यान रखना 4 स्वर है एक मात्रिक। कंसेप्ट क्लियर हो गया? फिर दोस्तों द्विमात्रिक, देखो इनका उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगेगा, पहली बात। तो दूसरा दोस्तों हरिस्व का विलोम होता है दीर्घ, तो इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरी बात लघु का विलोम होता है दोस्तों गुरु, तो ध्यान रखना इसको गुरु स्वर भी कहते हैं। गुरु का मतलब दीर्घ होता है दोस्तों, बड़ा होता है। यह विलोम भी आप साथ साथ में याद करते चले दोस्तों। हरिस्व का विलोम दीर्घ, एक समान ही जुड़ेगा दोस्तों, गलत मत, ऐसा नहीं आप हरिस्व का विलोम गुरु कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हरिस्व का दीर्घ, लघु का गुरु, और दोस्तों छोटे का हो जाएगा बड़ा, बड़ा, और अखंडित का हो जाएगा दोस्तों खंडित। ध्यान रखना इसके टुकड़े हो सकते हैं। और दोस्तों ये मौलिक, तो मौलिक का कोई विलोम नहीं होगा, ध्यान रखना। तो दोस्तों यह जो है द्विमात्रिक स्वर है, तो इनकी संख्या 4 है, तो टोटल तो स्वर 11 है, तो पीछे कितने बचे? 7। तो दोस्तों 7 स्वर द्विमात्रिक है। इनको छोड़ करके आ, बड़ी, बड़ा ऊ, और दोस्तों ए, आई, ओ,
और औ। अब दोस्तों आप एक बात का नोट कर लें, यह जो आप दीर्घ मात्रा देख रहे हो तो आप ऐसा मत सोचना कि यह इसका दीर्घ रूप है हरीश्व स्वरों का, ना, यह दोस्तों हरीश्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, दीर्घ स्वर जो है वो हरीश्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं है। राघव प्रकाश कामता प्रसाद गुरु दोनों यही बताते साथियों, दीर्घ रूप नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं साथियों। तो तीसरे स्वर होते हैं पलुत स्वर, ध्यान रखना, पलुत स्वर। पलुत स्वर में दोस्तों 2 से ज्यादा मात्रा काल का समय लगता है, यह अपूर्ण स्वर कहलाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो ध्यान रहे इनके दोस्तों कैसी मात्रा लगती है, ध्यान रहे, जैसे मैया, कवैया, खैया, ऐसे सब। ओम, ओम एक पलुत स्वर है, तो ध्यान रखना दोस्तों इसमें जो मात्रा है ऐसी लगी रहती है, ध्यान रखना। अपूर्ण मात्रा काल का समय है तो इसे कहेंगे पलुत स्वर। इनकी संख्या हिंदी में 8 है, ध्यान रखना। पलुत स्वरों की संख्या हिंदी में तो 8 है, लेकिन संस्कृत में 9 है दोस्तों। 8 कौन कौन से? तो दोस्तों 7 तो हो जाएंगे द्विमात्रिक, 7 तो द्विमात्रिक प्लस 1 दोस्तों अस्वर, 1 है अस्वर, अ और 7 दीर्घ स्वर मिलाएंगे तो 8 बनेगा। और ये 8 दोस्तों हिंदी में पलुत स्वर है, जैसे ओम, इस प्रकार। अब दोस्तों सुनना, हम आगे बात करें तो देखो, अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि यह जो स्वर है, ध्यान रखना, जो अपन हिंदी में देखा द्विमात्रिक काल का द्विमात्रिक स्वर जो है, इसमें आया ए, आई, ओ और औ। यह स्वर जो है दोस्तों ध्यान रखना 4 जो है संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाइयों? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर है मेरे भाइयों, ध्यान रखना। संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त स्वर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये 2 स्वरों के मेल से बना है, जैसे अ आ प्लस ई के संयोग से बना ए, और ध्यान रखना ए प्लस अ आ प्लस ए से बना आई। इसी प्रकार ए आ प्लस उ से ओ, और दोस्तों ए आ प्लस ओ से औ। कंसेप्ट क्लियर? तो इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों का दूसरा नाम दोस्तों होता है विसर्प। यह भी ध्यान रखना, संयुक्त स्वरों को ही विसर्प के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर रखना मेरे भाइयों, संयुक्त स्वरों को ही विसर्प के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर? चलो, तो यह तो हुआ दोस्तों आपके मात्रा काल के आधार पर स्वर। अब आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है दूसरा आधार। तो दूसरा आधार कौन सा है साथियों? ध्यान रखना, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो होठ की आकृति किसके आधार पर होती है, उस आधार पर देखा जाए तो दोस्तों 2 प्रकार है। पहला है दोस्तों वर्तमुखी, वर्तमुखी या वृत्ताकार, वृत्ताकार। दूसरा है दोस्तों अवर्तमुखी, अवर्तमुखी, अवर्तमुखी या अवर्ताकार। यानी यह क्या कहना चाह रहा है मेरे भाइयों? वो स्वर जिनके उच्चारण करने में, जिनके उच्चारण में ध्यान रखना मेरे भाइयों, जब ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है तो साथियों उन स्वरों को क्या कहते हैं? वृत्तमुखी, और बाकी जो बचे वो अवर्तमुखी। तो वर्तमुखी दोस्तों कौन से होंगे? 4 स्वर है दोस्तों वर्तमुखी। कौन कौन से? उ, बड़ा उ, ओ और दोस्तों औ। ये 4 स्वर है वृत्तमुखी या वृत्ताकार, जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोलाई ले लेती है उच्चारण करने में, उ, ओ, औ। शेष दोस्तों 7 स्वर जो है वो क्या कहलाते हैं? अवर्तमुखी कहलाते हैं, अवर्तमुखी कहलाते हैं मेरे भाइयों। ध्यान रखना, शेष स्वर जो है अवर्तमुखी कहलाते हैं। चलो अब दोस्तों अपन देखते हैं आगे वाला, ध्यान रहे। यह हुए होठ के आकृति के आधार पर। अब है मेरे साथियों जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर ध्यान रखें, क्रियाशीलता के आधार पर कौन से स्वर है। यह दोस्तों जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर देखा जाए
तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्रभाग वाले, मध्य भाग वाले और दोस्तों पश्च यानी पीछे के भाग वाले, पश्च भाग वाले। यह 3 भागों में बांट जाते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। ध्यान रखना दोस्तों, अग्र भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं उसके बारे में बात करें तो ई, बड़ी ई, ए, आई और री, ये 5 स्वर दोस्तों, ई, ए, आई और री, ये स्वर दोस्तों होते हैं अग्रभाग। मध्य भाग में दोस्तों आ जाता है आ स्वर और दोस्तों पश्च भाग में ध्यान रखना उ, 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 ओ, औ, यह स्वर है दोस्तों पश्च भाग में, यानी जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाने वाले हैं उ, ओ, औ। और दोस्तों एक यहां पर अ स्वर भी है, ध्यान रखना अ। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, ई, ए, आई, री 5, आ मध्य भाग 6 और अ, उ, ओ, औ 11 स्वर हो गए दोस्तों जीभ की क्रियाशील के आधार पर। दोस्तों एक 2 व्यंजन है जो इसको अपन कभी कभी पढ़ते हैं य और व, ध्यान रखना इनको अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ प्रतिक्रिया नहीं करती, किसी भी स्थान पर प्रतिक्रिया नहीं करती, इसलिए इनको अर्ध स्वरों की संज्ञा दी जाती है। जब अपन कल बात करेंगे अलग से य, र, ल, व, तो उसमें बात करेंगे यह अर्ध स्वर है, जबकि र एक प्रकंपित वर्ण, ल एक लुंठित वर्ण, पार्श्विक वर्ण, इसकी बात करेंगे तो यह और वह क्या है, एक अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। चलिए अब बचा दोस्तों हमारी ध्यान रखना ताल्लुक के आधार पर। ताल्लुक के आधार पर दोस्तों कैसे है, ताल्लुक की स्थिति के आधार पर ध्यान रखें, जब दोस्तों मुख्य आगे का भाग बंद हो तो संवर्त, पीछे की स्थिति बंद हो तो विवर्त। तो ध्यान रखें इसके 4 भाग है, सवर्त, विवर्त, अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त और दोस्तों अर्ध विवर्त। यह 4 भागों में बांटा जाता है इनको, अर्ध विवर्त। याद रखना मेरे भाइयों, संवर्त यानी बंद, विवर्त यानी खुला, अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। चलिए अब देखते हैं, ध्यान रखना, देखो संवर्त में कौन से है दोस्तों, ई, उ और री। ध्यान रखना संवर्त में जो स्वर आते हैं वो आते हैं ई, उ, री, ई, उ और री। ई, उ, री। और विवर्त में दोस्तों मेरे भाइयों आ। अर्ध संवर्त में दोस्तों ए और ओ, और इसमें अर्ध विवर्त में आ जाएगा आई और औ। ध्यान रहे मेरे भाइयों, कुल मिलाकर के संवर्त में 5 होंगे, ई, उ, री। संवर्त का मतलब होता है बंद। आ हो गए दोस्तों विवर्त। ध्यान रखना इसमें दोस्तों एक आगत स्वर भी आता है, ध्यान रखना, जिसे अपन औ के नाम से जानते हैं, उसका भी आप ध्यान रखें। तो 5 और 1 6 और दोस्तों 2 8। और ध्यान रखना एक मिनट साथियों, बिल्कुल यह दोस्तों इसी में शामिल होता है अ। तो ध्यान रखना ये अ बच गया, इसे अपन कहते हैं अ, ए, ओ, आ। यह कुल मिलाकर के दोस्तों है अर्ध विवर्त। तो ध्यान रखें संवर्त में ई, उ, री, विवर्त में आ, अर्ध संवर्त में ए और ओ, अर्ध विवर्त में ए, आई, ओ, औ और दोस्तों आ। यह जो स्वर है यह विदेशी स्वर है मेरे भाइयों, आगत स्वर कहलाता है। ध्यान रखना आगत स्वर। तो कुल मिलाकर के 11 स्वर हुए ताल्लुक की स्थिति के आधार पर। चलिए आगे बढ़ रहे साथियों, अब जो बचे हैं जातीय आधार पर। ध्यान रखें भाइयों,
जातीय आधार पर स्वर पूछ ले, जातीय आधार पर, तो ध्यान रहे जातीय आधार पर दोस्तों देखो दो है, सजातीय, सजातीय और विजातीय, सजातीय और विजातीय। सजातीय का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखना, सजातीय और विजातीय, ध्यान रहे भाइयों। सजातीय जो समान जाति के हो, जैसे देखो अ और आ, ई और ई, उ और उ, यह दोस्तों सजातीय। शेष जो स्वर होते हैं वो विषमान जाति के होते हैं, विषम जाति के, तो शेष जो बचे वो कहलाएंगे मेरे भाइयों विजातीय स्वर। ठीक है, चलो एक दोस्तों नासिका के आधार पर स्वर होते हैं, ध्यान रखना, नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो मेरे भाइयों ध्यान रखें, नासिका के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार, अनुस्वार, और एक दोस्तों ध्यान रखना अनुस्वार और अनुनासिक, अनुनासिक और निर्नुनासिक। ध्यान रहे मेरे भाइयों, जिन स्वरों का उच्चारण करने में केवल एंड केवल वायु नाक से निकले वो होगा अनुस्वार, और नाक और मुख दोनों से निकले तो वो होगा मेरे भाइयों अनुनासिक। कंसेप्ट किधर हो गया? अनुस्वार को निर्नुनासिक कहते हैं साथियों, इसी को ध्यान रखना, यही निर्नुनासिक है, निर्नुनासिक। जबकि अनुनासिक और निर्नुनासिक क्या फर्क है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में प्राण वायु केवल और केवल नाक से निकले, मुख बंद रहे, तो अनुस्वार या निर्नुनासिक, और जिनके दोस्तों मुख आधे मुख से निकले और आधी नाक से, वो अनुनासिक। तो देखो अनुस्वार का चिन्ह होता है दोस्तों, अनुस्वार का तो चिन्ह होता है यह बिंदी ऊपर वाली, और इसका दोस्तों जो अनुनासिक का चिन्ह होता है वो दोस्तों ऐसे चंद्र बिंदु होता है, ध्यान रखना, ऐसे चंद्र बिंदु होता है। और अनुस्वार का, अनुस्वार एक तत्सम है, अनुनासिक एक तद्भव है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको स्वर पूरे के पूरे समझ में आ गए होंगे। कल अपन बात करेंगे व्यंजनों की, और आगे कदम दर कदम बढ़ाते रहेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं मेरे भाइयों, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रो होने पर यहां पर एक डिजिटल बोर्ड के साथ पूरी टीम तैयार कर सके। थैंक यू वेरी मच।